हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत कर दी थी, जिसमें चैप्टर नंबर 15 पार्ट नंबर 1 प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय, जो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15, उसकी शुरुआत हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर दी थी। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब उत्तर वैदिक काल का अंत हुआ, उत्तर वैदिक काल के बाद नए नए जो साम्राज्य है, नए नए जो जनपद है, जिन्हें महाजनपद, और उन महाजनपद में से भी जो कुछ ऐसे ऐसे महाजनपद थे जो आगे चलकर साम्राज्य बने, जैसे कि मगध साम्राज्य। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। तो जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जितनी भी जनपद उस समय में थी, है ना, वो किस लोकेशन में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में उस किस जगह पे ये जनपद है और ये जो महाजनपद थी वो स्थित थी, वो मैंने आपको बताया था। राइट। इस वाली वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो मगध महाजनपद थी, है ना, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, उस समय जनपद थी, जनपद में भी जो ताकतवर थी उन्हें महाजनपद कहा गया, है ना, उन्हें महाजनपद कहा गया। उन महाजनपद में भी बहुत सारी ऐसी जनपद थी, यानी ऐसी बहुत महाजनपद ऐसी थी जो बहुत ही शक्तिशाली थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वो बहुत ही बड़े लेवल पर किया, और आसपास में उनके जितने भी जनपद थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, अपने अंदर मिला दिया। तो इस प्रकार से कुछ महाजनपद ऐसी होगी जो साम्राज्य बन जाएगी। क्या बन जाएगी? साम्राज्य बन जाएगी। तो उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट नाम आता है मगध का। किसका नाम आता है? मगध का। मगध भी एक क्या है? महाजनपद है, लेकिन उसने अपना विस्तार इतना किया कि वो क्या बन गया? एक साम्राज्य बन गया। तो उस मगध साम्राज्य के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर जो फोकस किया गया है वो मगध के ऊपर किया गया है। और आज का जो मगध है, यानी उस समय का जो मगध है, वो आज के किस क्षेत्र में स्थित है? जो यूपी का जो पूर्वी भाग हो गया, जो बिहार का जो उत्तरी भाग हो गया, उन अगर क्षेत्रों को देखें तो वो मगध वाला क्षेत्र जो है वो कंसीडर किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार मगध ने अपने जो सैन्य बल है, जो अपना जो सैन्य ताकत है, उसके बल पर उसने जो आसपास वाली जितनी भी जनपद थी, है ना, वज्जी जनपद, वत्स जनपद, इन सारे को अपने अंदर उन्होंने मगध साम्राज्य ने अपने अंदर मिला लिया। राइट। तो इस बिंदु में है मगध साम्राज्य का उदय और उसका विकास कैसे हुआ वो बताया गया। बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर आया। मतलब यूं है कि जो मगध साम्राज्य था वो किस समय में उभरा? तो जब बुद्ध काल था, जब बुद्ध का समकालीन, बुद्ध के जो काल था, है ना, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, उसके आसपास जो है मगध साम्राज्य है वो उभरा। और किस वंश के काल में उभरा? यानी मगध पर जो सबसे पहला शासक था वो था हर्यक वंश। क्या था? ये याद रखना आप, हर्यक वंश। देखो सिंपल सी चीज है, मगध क्या एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य में बहुत सारे वंश आएंगे, है ना, तो उस वंश को याद रखना। कैसे याद रखना? जैसे कि ये मौर्य साम्राज्य है, एक मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश आएगा एक, है ना, तो इस वंश के पहले मगध में, मौर्य भी कहां है? मगध में ही है, मगध के मगध से ही उन्होंने शुरुआत की थी। तो जो मौर्य वंश है उससे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक और ऐसे वंश आएंगे, हर्यक वंश, ये सब मगध के वंश है। जैसे मगध तो हो गया एक साम्राज्य, एक क्षेत्र, उस पर सबसे पहला जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा था? हर्यक वंश। इस हर्यक वंश के बहुत सारे राजा बनेंगे, है ना, ये तो हर्यक वंश के बहुत सारे राजा बनेंगे। एक और दूसरा वंश आएगा, उस वंश के भी बहुत सारे राजा बने, ऐसे शिशुपाल वंश भी आएगा, उसके भी बहुत सारे राजा बनेंगे। तो इस प्रकार ये वंश है, और ये वंश के क्या है? राजा हैं। तो सबसे पहला वंश जो मगध पर आया, मगध साम्राज्य पर जिसने राज किया, वो था हर्यक वंश। राइट। तो ये कहना चाहते हैं कि जो मगध वंश की जो स्थापना है, जो मगध जो साम्राज्य था जो उभर कर आया, वो हर्यक वंश के दौरान और बुद्ध के समकालीन जो है वो उभर कर आया। राइट।
उन्होंने आक्रमणकर्ता और विजय की नीति अपनाई जो अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हुई। मतलब मगध वंश के जो राजा थे, मगध वंश पर शासन करने वाले जो वंश थे, उस मगध साम्राज्य के शासन करने वाले वंश के राजाओं ने क्या नीति अपनाई? ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आक्रमण की नीति अपनाई। आक्रमण मतलब क्या होता है? मगध वंश के साम्राज्य के शासकों ने आसपास के जितने भी जनपद थी, जितने भी महाजनपद थी, उन पर क्या करना शुरू कर दिया? आक्रमण करना शुरू कर दिया। और उन्हें क्या कर दी? आक्रमण कर कर उन पर विजय की नीति जो है इन राजाओं ने अपनाई। किन्होंने अपनाई? यानी मगध वंश इतना क्यों फैला? यानी मगध जो साम्राज्य था वो इतना क्यों फैला आसपास के राज्यों में, आसपास के जनपदों में? क्यों? क्योंकि उसने आक्रमण और विजय की नीति अपनाई। मतलब उनका राजाओं का जो मेन मकसद था वो था अपने साम्राज्य को फैलाना। कैसे? आक्रमण करके और उन पर विजय प्राप्त करके। और ये जो आक्रमण और विजय की नीति कब खत्म होगी? जब अशोक के द्वारा जो कलिंग पर आक्रमण किया जाएगा। अपन आगे पढ़ेंगे कलिंग आक्रमण। अशोक जो है, उड़ीसा में एक स्थान है कलिंग, उस कलिंग नामक स्थान पर जो है अशोक एक दिन आक्रमण करेगा, है ना। तो उस समय अशोक को इस आक्रमण से बहुत दुख होगा जब वो देखेगा कि इस आक्रमण में बहुत सारे लोगों का जो मृत्यु हुई है, बहुत सारे जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जब मृत्यु हुई, जब ये देखेगा अशोक, है ना, जब बहुत सारे पशुओं की मृत्यु होगी, जब ये अशोक देखेगा तो अशोक को जो है बहुत क्या होगा? दुख होगा। इस कारण से वो जो आक्रमण और विजय की नीति जो उसको क्या कर देगा? त्याग देगा। जो विजय और आक्रमण की नीति किन्होंने शुरू की थी? मगध वंश के प्रथम शासक जो थे हर्यक वंश, उन्होंने शुरू की थी। राइट। बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर विजय हासिल की। उसी हर्यक वंश का एक राजा था बिंबिसार। मैंने कहा ना, हर्यक तो एक क्या वंश है, उस वंश के बहुत सारे राजा हुए। उन राजाओं में से एक राजा था बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। तो बिंबिसार ने अंग प्रदेश, अंग क्या है? अंग एक महाजनपद है। तो इस अंग महाजनपद पर बिंबिसार ने विजय प्राप्त की और अंग की जो राजधानी थी चंपा, उसमें अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दी। राइट। तो चंपा में इसे अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दी। इस अंग राजधानी पर उसने, बिंबिसार ने, मतलब जो मगध साम्राज्य, उसने बिंबिसार यानी मगध साम्राज्य के जो शासक है बिंबिसार ने उसको अंग को भी अपने साम्राज्य में मिला दिया। राइट। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। मतलब एक तरीका देखो, मगध साम्राज्य, ये क्या है? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य ने अपने आप को एक्सपांड करने का, मगध साम्राज्य ने अपने आप के साम्राज्य को फैलाने के लिए एक नीति तो अपनाई। कौन सी? एक नीति अपनाई, आक्रमण करके विजय की नीति। आक्रमण और विजय की एक नीति तो ये थी। सबसे पहली नीति क्या थी? आक्रमण करो पड़ोसियों पर और उन पर विजय प्राप्त करो और अपने साम्राज्य को फैलाओ। एक नीति तो ये थी। दूसरी नीति थी वैवाहिक संबंधों की नीति। अब देखो, इससे भी उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। वैवाहिक संबंध कैसे? जैसे समझो, वैवाहिक संबंधों की नीति से मगध साम्राज्य ने अपने साम्राज्य का एक्सपांशन कैसे किया? जैसे मगध वंश का कोई राजा है, मान लो जैसे हर्यक वंश था, मगध वंश का पहला वंश, मगध जो साम्राज्य था उसका पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का मान लो कोई राजा है एक, बिंबिसार ही मान लो, फॉर एग्जाम्पल बिंबिसार समझ लो। तो हर्यक वंश का जो राजा बिंबिसार है, जो मगध वंश का साम्राज्य का जो राजा है, उसने क्या किया? बिंबिसार ने जो पड़ोसी जो महाजनपद थी, पड़ोसी जो जनपद थी, है ना, पड़ोसी जो क्षेत्र थे, उनकी रानियों के साथ उन्होंने क्या कर दिया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। क्या कर दिए? वैवाहिक संबंध, मतलब उनसे शादियां कर ली। और जब शादी होती थी तब जो दूसरा साम्राज्य के जो राजा थे, है ना, दूसरे साम्राज्य के जो राजा थे, वो क्या करते थे? मगध वंश के राजा को एज अ दहेज में, एज अ दहेज, कैसे? एज अ दहेज, यानी दहेज के रूप में उन्हें क्या कर देते थे? अपने साम्राज्य का थोड़ा अंग इनको दे देते थे। तो इस प्रकार जो है मगध ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध की नीति को अपनाया। समझे? यानी मगध वंश का राजा क्या करेगा? पड़ोसी वंश के राजाओं से, कि उनकी राजकुमारियों से शादी करेगा, और जब शादी करेगा तो उन्हें गिफ्ट में या फिर एज अ दहेज में क्या मिलेगा? उनके क्षेत्र का थोड़ा भाग मिलेगा। ऐसे ऐसे करके मगध ने अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। राइट।
राइट फ्रेंड्स, तो किस प्रकार से मगध साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, तो इसके लिए हमने दो नीति पढ़ी। पहले तो आक्रमण करो और उन पर विजय प्राप्त कर लो, और दूसरी थी वैवाहिक संबंधों से, दूसरे जो वंश है उनकी राजकुमारियों से विवाह करो और उस विवाह से जो अपने को संपत्ति मिलेगी वो अपनी हो जाएगी, है ना। तो दो तरीके उन्होंने ये अपनाए। उनकी 3 पत्नियां थी। सोचो, एक राजा की 3 पत्नियां थी। किस लिए थी ये 3 पत्नियां? क्योंकि उनको अपने, यानी उनका एक मकसद ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा शादियां करने का मकसद क्या था, ताकि उनका जो साम्राज्य है वो एक्सपेंशन हो। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल के राजा की बेटी और कौशल नरेश के पुत्र एवं उत्तराधिकार प्रसेनजीत की बहन थी। जैसे मैंने बताया ना, बिंबिसार का एग्जाम्पल लिया था, तो उन्होंने बताया है कि जो बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, उस पत्नी में से एक पत्नी थी जो कौशल, जो उस समय में जो महाजनपद थी, है ना, कौशल महाजनपद के जो राजा थे उनकी बेटी थी, और कौशल नरेश के पुत्र और उत्तराधिकारी प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी। और इस रूप में उन्हें जो है वो थोड़ा कौशल राज्य जो वो मिला। कौशल के इस दुल्हन के साथ बिंबिसार को दहेज के रूप में, मैंने बताया ना, दहेज के रूप में, ऐसे दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला। क्या मिला बिंबिसार को इस शादी के दहेज के रूप में? काशी का एक गांव मिला, जिससे 1 लाख राजस्व प्राप्त होता था, और यह राजस्व सिक्कों के रूप में एकत्र किया जाता था। सोचो, उन्होंने वैवाहिक संबंध का यूज इस तरीके से किया अपने साम्राज्य को एक्सपांड करने के लिए। तो उस काशी से जो है बिंबिसार को क्या होता था, 1 लाख रुपए की जो आमदनी है वो प्राप्त होती थी। तो इससे क्या हुआ, मगध साम्राज्य और ताकतवर हुआ, है ना। इस विवाह ने कौशल से शत्रुता समाप्त कर दिया और दूसरे राज्यों से निपटने में बिंबिसार को पूर्ण अधिकार दिया। मतलब जब ये शादियां हुई, यानी कि जब बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी की, तब उससे क्या हुआ? पहली बात तो ये हुआ कि उनका जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का एक्सपांशन हुआ, है ना। दूसरा ये हुआ कि उनको अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होने लगी, और तीसरा ये हुआ जो मगध और जो कौशल के बीच जो भी मतभेद थे, जो भी मनमुटाव थे, वो क्या हो गए, खत्म हो गए, है ना। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि मगध के राजा के साथ बेटी ब्याही गई है कौशल के राजा की, तो इसका मतलब दोनों अब क्या हो गए, संबंधी हो गए। जब दोनों संबंधी हो गए तो इनके बीच में जो भी मनमुटाव थे, जो भी जिस किसी को भी लेकर इनके बीच में युद्ध होते थे, वो अब क्या हो गए, खत्म हो गए। यानी अब ये दोनों मिल गए, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, दूसरे जो जनपद होगी, दूसरी जो महाजनपद होगी, उन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उनको अपने साथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार धीरे 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 ये चीज होती गई और मगध साम्राज्य जो है वो आगे 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 बढ़ता गया, राइट। उनकी दूसरी पत्नी चल्लाना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ, और उसकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्रा देश के प्रमुख की बेटी थी। मतलब यूं बताया गया है, बिंबिसार की 3 बेटियां थी, बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, और तीनों ही पत्नियां जो थी वो अलग अलग महाजनपदों के राजकुमारों की या राजा की जो बेटियां थी, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने यहां पर 3 नाम बताए हैं जिनकी राजकुमारियां जो थी वो बिंबिसार की पत्नी थी। तो इससे 3 फायदे हो गए। पहला तो उनको राजस्व मिल गया, दूसरा उनके जो राज्य का एक्सपांशन हो गया, और तीसरा जो मनमुटाव थे वो खत्म हो गए और दोनों एक साथ मिल गए, राइट। विभिन्न रियासतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने भारी राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाई और पश्चिम और उत्तर की तरफ मगध के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब इन वैवाहिक संबंधों के कारण जो मगध साम्राज्य था वो उत्तर में भी फैला, पूरब में भी फैला, और पश्चिम में और दक्षिण में, चारों दिशाओं में जो है मगध साम्राज्य इन वैवाहिक संबंधों के कारण फैला, राइट। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अवंती था। अवंती मतलब उज्जैन, अवंती मतलब जो एमपी में, अवंती में जो उज्जैन है वो जो था वो मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। प्रतिद्वंदी मतलब सबसे बड़ा विरोधी समझ लो, सबसे बड़ा जो कंपटीशन था मगध का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो कौन था, अवंती था, राइट। तो उस अवंती को, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन, राइट फ्रेंड्स। तो उस समय जो है वो मगध साम्राज्य का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो था अवंती। कौन था, अवंती।
उज्जैन जिसकी राजधानी थी, राइट। इसके राजा यानी किसके, जो अवंती के राजा प्रगोत महासेन ने बिंबिसार से लड़ाई की। मतलब जो अवंती के राजा थे उन्होंने मगध के राजा जो बिंबिसार थे, जो हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार, उनसे लड़ाई की, लेकिन अंततः दोनों ने समझौता कर लिया। बाद में जब प्रगोत पीलिया से पीड़ित हो गए तो अवंती राजा के अनुरोध पर बिंबिसार ने शाही वेद जीवक को उज्जैन भेजा, राइट। तो क्यों मिलाकर ये कह रहे हैं कि मगध का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो अवंती था, है ना, उज्जैन था। उस जो अवंती के राजा थे और मगध के जो राजा बिंबिसार थे, उन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ, लेकिन बहुत युद्ध होने के बाद दोनों ने आपस में क्या कर दिया, समझौता कर लिया। और समझौता होने के बाद ये दोनों क्या करने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। एक बार तो ऐसी कंडीशन भी आई जब अवंती के राजा जो थे प्रगोत, है ना, वो जब पीलिया से पीड़ित थे, यानी जब अवंती के राजा प्रगोत को पीलिया हो गया था, क्या हो गया था, पीलिया हो गया था, तब उनकी मदद के लिए, है ना, तब उनकी मदद के लिए एक राजवेद जीवक जो होता है, यानी एक राजवेद वेद जो होता है, शाही वेद, जो मगध साम्राज्य का, जो हर्यक वंश के बिंबिसार के दरबार में एक वेद था। कौन था, वेद, वेद मतलब एक डॉक्टर। तो उस वेद को जो है उन्होंने अवंती के राजा प्रगोत की सहायता के लिए भेजा। मतलब इतनी दोस्ती हो गई थी, यानी जो दोनों राज्य आपस में युद्ध कर रहे थे उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मगध के राजा अवंती के राजा की मदद के लिए एक वेद भेज रहे हैं, मतलब एक सहायता भेज रहे हैं, समझे। तो इससे आप अपने लाइफ में भी सीख सकते हो, चाहे दो लोगों के बीच में कितनी भी शत्रुता हो, लेकिन अगर प्रेम का हाथ बढ़ाया जाए तो सारी शत्रुता को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। जो प्रेम भाव है वो फिर से क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। समझो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने क्या बोला था, नफरत का जवाब प्यार से देना चाहिए, न कि नफरत का जवाब नफरत से, राइट। कहा जाता है कि बिंबिसार को गांधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया जिसे प्रगोत लड़ाई में हार गए थे, है ना। तो इस प्रकार एक बिंबिसार को जो गांधार शासक था, गांधार मतलब मैंने पहले बढ़ाया था, जो भारत का जो ये अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, लोकेशन पढ़ी थी ना अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में, तब मैंने आपको गांधार और कंबोज पढ़ाया। तो उस गांधार के शासक जो थे उन्होंने भी एक दूत और कुछ पत्र जो है वो मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार के शासन में भेजे थे, राइट। मतलब इन दोनों के बीच में क्या थी, संपर्क था, इन दोनों राजाओं के बीच में संपर्क था, ये कहना चाहते हैं। इस तरह अपनी विजय और कूटनीति के माध्यम से बिंबिसार ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया। मतलब जो मगध साम्राज्य का शासक था, कौन, बिंबिसार। जो मगध साम्राज्य का शासक था बिंबिसार, उसने अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, अपनी विजय के बल पर और अपनी कूटनीति के बल पर, कूटनीति मतलब विवाहिक नीति, कूटनीति है, दोस्ती की नीति कूटनीति है, विजय की नीति आक्रमण की नीति ये अलग नीति है। तो इन दोनों नीतियों का प्रयोग करके बिंबिसार ने अपने साम्राज्य मगध को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो सारे जो उस समय में जो क्षेत्र थे उसमें सबसे शक्तिशाली मगध माना जाता था और वो साम्राज्य बन गया। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि मगध राज्य में 80,000 गांव थे। सोचो, मगध जो साम्राज्य था उसमें 80,000 गांव थे, तो सोचो इसका एरिया कितना बड़ा होगा, 80,000 गांव, तो वो इसमें थे। यानी उसने आसपास के गांवों को जो दूसरे महाजनपद में आते थे उनको भी अपने अंदर मिला दिया, है ना। तो इस प्रकार उसके जो गांव है, मगध साम्राज्य के गांवों की संख्या कितनी हो गई, 80,000 तक हो गई, 80,000, राइट। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। मैंने आपको पहले ही बताया था मगध की जो राजधानी है वो थी, वो समय के साथ क्या होती गई, चेंज होती गई, राइट। जैसे मगध में सबसे पहला क्या, हर्यक वंश आया, हर्यक वंश में जो राजधानी थी अलग थी, फिर आगे जो वंश आएगा वो अलग राजधानी बनाएगा, है ना। राइट। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो चेंज होती गई। जो सबसे पहली राजधानी थी वो थी राजगीर, और राजगीर का मतलब होता है राजा का घर,
राजा का घर मतलब राजगीर को उन्होंने जो है मगध की अपनी पहली राजधानी बनाया, जिसे उस समय गिरिवराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरिवराज। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मतलब ये 5 पहाड़ियों से, आप देखो ये 5 पहाड़ियां समझ लो, इन 5 पहाड़ियों से ये राजगीर घिरा हुआ था। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ही राजधानी को चुना गया। ऐसे ही नहीं चुनते थे राजधानी को। राजधानी को उस समय ऐसे ही नहीं चुन लिया कि इसको राजधानी बना दिया, उसको राजधानी बना, नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से। अब सोचो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो कितना सुरक्षित क्षेत्र होगा, है ना। इस कारण से राजगीर को जो मगध की साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। आगे जब दूसरी राजधानी बनेगी ना, वो भी इसी संदर्भ में बनाई जाएगी कि राजधानी जो राजगीर है फिर धीरे धीरे क्या हो गई, असुरक्षित होने लगी। तो जब असुरक्षित होने लगी तो मगध की राजधानी बदल दी गई और मगध की राजधानी को दूसरी बना दिया गया, है ना। तो उस समय ये जो राजगीर वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके द्वार को चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घेर लिया जाता था। इस तरह से यह अभेद हो गया था। मतलब ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और चारों तरफ इसके क्या लगा दिए गए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, जिसके कारण ये अभेद हो गया। कोई इसको भेद नहीं सकता था। कोई भी आक्रमणकारी अगर आक्रमण करता मगध साम्राज्य की राजधानी पर तो उस समय वो असफल होता। क्यों? क्योंकि वो इतनी सुरक्षा की दृष्टि से इतनी सुभेद थी कि उसको कोई भेद नहीं सकता था। राइट, समझे दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंबिसार ने ईसा पूर्व 544 से लेकर 492 के बीच 52 सालों तक राज किया। मतलब बिंबिसार जो शासक था, हर्यक वंश का जो शासक बिंबिसार था, उसने लगभग 52 वर्षों तक जो है वो शासन किया। कब तक? 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक, यानी 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। राइट। इसके बाद उसके बेटे अजातशत्रु, इसके बाद इनका बेटा आया अजातशत्रु। कौन आया? अजातशत्रु आया। उन्होंने 492 से लेकर 460 ईस्वी ईसा पूर्व तक शासन किया। राइट। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला, यानी अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबिसार को मार डाला। और अजातशत्रु पहला शासक था जिसने ये शुरुआत की थी, इस जो चीज की शुरुआत की थी कि जो पुत्र है वो अपने पिता को मारकर क्या बनने लगा? शासक बनने लगा। यानी इससे पहले कभी भी पुत्र ने अपने पिता की हत्या शासक बनने के लिए नहीं की थी। अजातशत्रु एक ऐसा शासक है जिसने खुद को शासक बनाने के लिए अपने पिता की हत्या कर ली। और ऐसा जो क्रम है ना, ये जो प्रथा है अपने पिता की हत्या करके शासक बनना, ये धीरे धीरे आगे भी चलती जाएगी, मगध साम्राज्य तक बढ़ेगी। और आज भी देखना बहुत सारी चीजें, अब राजनीति में आप देखे होंगे, बहुत सारे जो पुत्र होते हैं राजनीति में उतरने के लिए अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनकी हत्या कर देते। तो ये जो गंदे कार्य है वो उस समय में, इस समय में स्टार्ट हुए थे, है ना। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। राइट। उसके शासन काल में बिंबिसार वंश चरमोत्कर्ष पर था। मतलब जो हर्यक वंश था वो अजातशत्रु के शासन काल में क्या था? सबसे टॉप पर था। टॉप पर मतलब चरमोत्कर्ष पर था, यानी ऊंचे स्थान पर था। उन्होंने 2 युद्ध किए, यानी अजातशत्रु ने 2 युद्ध भी किए और तीसरे की तैयारी भी की। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल के विस्तार की आक्रमण नीति अपनाई। मतलब अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए केवल और केवल आक्रमण की नीति अपनाई। केवल और केवल आक्रमण करो और विजय प्राप्त करो। जबकि बिंबिसार ने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने आक्रमण की नीति भी अपनाई और साथ में वैवाहिक संबंधों वाली भी नीति अपनाई और साथ में मित्रता वाली नीति भी अपनाई। मतलब बिंबिसार ने तो तीनों ही नीति अपनाई। आक्रमण भी करके विजय प्राप्त करना, यह नीति भी थी, वैवाहिक संबंध वाली नीति भी थी, मित्रता से भी नीति थी। तो इस प्रकार से बिंबिसार ने भी 3 नीतियों से जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अजातशत्रु ने केवल एक ही चीज पर फोकस किया, आक्रमण करो, विजय प्राप्त करो और अपने साम्राज्य का विस्तार करो। राइट। और अजातशत्रु के शासनकाल में जो मगध साम्राज्य था वो सबसे चरमोत्कर्ष पर था। राइट। इसमें काशी और कौशल दोनों भड़क उठे। मतलब जो आक्रमण की नीति इस अजातशत्रु ने अपनाई थी, उसके कारण उसके जो आसपास के क्षेत्र थे काशी और कौशल, वो क्या हुए? भड़क उठे। भड़क उठे का मतलब उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अजातशत्रु किस प्रकार से दूसरे जो जनपद है, महाजनपद है, उन पर आक्रमण कर रहा है ना, युद्ध कर रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है। तो ये चीजें जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई।
क्योंकि जो राजा अपने पिता की हत्या राजा बनने के लिए कर सकता है, सोचो वो युद्ध में कितने लोगों को मार सकता होगा। समझे? यानी जो पुत्र अपने पिता की हत्या कर सकता है, तो वो सोचो दूसरे जो जो बेगुनाह लोग हैं उनको कितना मार सकता होगा, केवल और केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो ये जो चीज है वो काशी और कौशल को बिल्कुल भी क्या नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। फिर मगध और कौशल के बीच लंबा संघर्ष हुआ। फिर जो मगध है, जो अजातशत्रु है मगध का शासक, और जो कौशल है उनके बीच लंबा संघर्ष भी हुआ, युद्ध हुआ। फिर इन दोनों के आखिरकार अजातशत्रु युद्ध में विजयी हुए और शांति समझौते के रूप में कौशल नरेश को अजातशत्रु से अपनी बेटी का विवाह और काशी का पूरा अधिकार सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी जब मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु और कौशल के राजाओं के बीच युद्ध हुआ, तो अपनी ताकत के बलबूते, अपनी सेना के बलबूते अजातशत्रु यानी मगध साम्राज्य जीत गया। और उस मगध साम्राज्य के जीतने के कारण जो कौशल है उसके राजा को, यानी कौशल वंश के, कौशल जो साम्राज्य उनके राजा को, जो अपनी बेटी है उसका ब्याह जो है वो अजातशत्रु से करना पड़ा, और उनको दहेज के रूप में अपना पूरा का जो पूरा कौशल जो काशी था वो उन्हें सौंपना पड़ा, है ना। काशी जो था वो जो काशी राज्य, काशी जो साम्राज्य है वो पूरा का पूरा मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु को सौंपना पड़ा। समझे दोस्तों? देखो यू है कि मगध उतना उस समय इतना ताकतवर हो गया कि उससे कोई अगर युद्ध भी करता तो भी वो हार जाता। यानी मगध इतना ताकतवर हो गया था। सोचो कौशल ने युद्ध भी किया था उनसे, लेकिन वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि मगध उस समय इतना ताकतवर हो चुका था। और इस ताकतवर क्यों हो चुका था इसके भी कारण आगे आएंगे, पढ़ेंगे अपन कि क्यों मगध जो है इतना ताकतवर हुआ, क्यों मगध इतना एक्सपांशन हुआ, राइट। उसके कारण भी अपन पढ़ेंगे। अजातशत्रु संबंधों का कोई सम्मान नहीं करते थे। मतलब अजातशत्रु को संबंधियों से कोई लेना देना नहीं था, कोई सम्मान नहीं करते थे। उनका तो केवल एक ही मकसद था, आक्रमण करो, विजय प्राप्त करो और अपने साम्राज्य का एक्सपांशन करो। यद्यपि उनकी मां लिच्छवी की राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। मतलब उनकी जो मां थी, यानी अजातशत्रु की जो मदर थी, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। उस समय जो लिच्छवी था ना नेपाल में, उनकी राजकुमारी थी उनकी माता, फिर भी अजातशत्रु ने लिच्छवी पर अटैक कर दिया। सोचो उनका यानी संबंधी कोई मानते ही नहीं थे ये। यानी इतने अजातशत्रु अपने साम्राज्य को एक्सपांशन करने के लिए उतारू थे कि उन्होंने अपनी माता के जो साम्राज्य था उनमें भी उन्होंने अटैक कर दिया अपने साम्राज्य को एक्सपांशन के लिए। बहाना यह था कि लिच्छवी कौशल से सहयोगी थे, और उन्होंने बहाना क्या बनाया कि लिच्छवी जो है वो कौशल का सहयोग कर रहे हैं। किसमें? यानी मगध को हराने में। यानी अजातशत्रु ने क्या बोला, क्योंकि लिच्छवी जो है वो कौशल का सहयोग कर रहा है, इसीलिए हमको लिच्छवी पर भी अटैक करेंगे, ये उन्होंने अजातशत्रु ने बोला। जबकि लिच्छवी जो उनकी माता का साम्राज्य था, सोचो इसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब वो संबंधी को भी नहीं मानते थे। तो ऐसा उस समय में क्या थी, कंडीशन थी। समझे दोस्तों? उन्होंने लिच्छवी के लोगों से मतभेद कर दिया और अंततः उन पर आक्रमण कर उनकी आजादी छीन ली और युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। इसमें पूरे 16 वर्ष लगे, यानी 16 साल लगे इसको, 16 साल लगे इस लिच्छवी को उनको हराने में। मतलब लिच्छवी भी इतना कमजोर नहीं था कि वो आराम से हार जाए, उन्होंने भी उनको बहुत टक्कर दी, लेकिन अंततः जो है वो मगध साम्राज्य ही जीता। क्यों? क्योंकि मगध साम्राज्य के बाद बहुत सारी सेना थी, मगध साम्राज्य के बाद बहुत सारे हथियार थे, इस कारण से बहुत सारे कारण थे, वो कारण अपन आगे पढ़ेंगे। इस कारण से जो है मगध साम्राज्य वो क्या हुआ, फाइनली जीत गया। वे युद्ध में गुलेल की तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते थे जो पत्थर फेंकता था, ऐसा करने में वे सफल भी रहे। मतलब जो मगध साम्राज्य था, उनके जो राजा थे, उनके पास एक विशेष प्रकार की मशीन थी। क्या थी? मशीन जो गुलेल के प्रकार थी। गुलेल मतलब ऐसी होती है, यहाँ पर रबड़ बंधा होता है, उस रबड़ पर यहाँ पत्थर रखा जाता है और उसको खींचा जाता है, खींच के फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तो पत्थर जो है वो सीधा आगे जाता है। तो इस प्रकार की मशीनें उस समय में हुआ करती थी। तो वो जो थी वो किसके पास थी? मगध साम्राज्य के पास थी। और इन्हीं हथियारों के बल पर मगध जो साम्राज्य है वो हमेशा क्या होता था? जीत जाता था। तुमने बाहुबली मूवी देखी होगी। इस बाहुबली मूवी में जब युद्ध होता है तब तुमने हथियार देखे होंगे। वैसे हथियार जो है उस समय में मगध साम्राज्य के पास थे, अजीबोगरीब हथियार। तो
उस समय ऐसे हथियार जो है मगध साम्राज्य के पास थे और इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने लिच्छवी को हराया, कौशल को हराया, राइट, और आसपास के दूसरी जनपद और महाजनपदों को भी उन्होंने हराया। तो वहां पर यहां पर उस हथियारों में से एक हथियार का उल्लेख जो है किया गया है, गुलेल जैसा हथियार, राइट फ्रेंड्स। उनके पास एक दंड वाला एक या गदे वाला रथ था जिससे सामूहिक हत्या की जाती थी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तब तुमने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जो पार्ट 1 है या 2 है मुझे नहीं पता, शायद पार्ट 1 ही है। उस पार्ट 1 में तुमने युद्ध देखा होगा, युद्ध जब वो मैदान में जब जो अमरेंद्र बाहुबली वो और उनका जो भाई है वो दोनों युद्ध, जब उनकी माँ उन दोनों को युद्ध करने के लिए बोलती है और बोलती है कि जो तुम में से जो भी जीतेगा वो जीतेगा, मतलब जो भी उस जो शत्रु है उनका, उस शत्रु का जो भी सर काटेगा वो राजा बनेगा। तो जब वैसा उनकी माँ जो है बोलती है, तब जो है जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में आप देखना हथियार जो यूज करते हैं, जो बाहुबली साम्राज्य का जो हथियार यूज करते हैं ना, जो अमरेंद्र बाहुबली जो हथियार यूज करते हैं, वो हथियार आप देखना, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मगध साम्राज्य द्वारा यूज किए गए हथियारों के बारे में। तो एक सामूहिक हत्या का एक गदे रथ भी यूज करते थे। उसमें बताया गया एक ऐसा रथ था जो घोड़ा उस रथ को लेकर चलता है, फिर पीछे की तरफ ऐसे चक्र होते हैं, इसके पीछे तलवारें घूमती रहती है। जैसे जैसे रथ आगे जाता है वो तलवारें आसपास में जितने भी चीजें होती है उसको काटती जाती है ना। तो सामूहिक हत्या का एक ये औजार था जो उस समय में मगध साम्राज्य है वो यूज करते थे, राइट। इस प्रकार काशी और वैशाली से जुड़ने से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस प्रकार उन्होंने काशी और वैशाली और लिच्छवी उनको सबको हराया और अपने मगध साम्राज्य का जो विस्तार किया, राइट। अजातशत्रु को अवंती के शक्तिशाली शासन का सामना करना पड़ा। अवंती ने कौशांबी के वत्सवों को हराया और मगध पर आक्रमण की धमकी भी दी। इस धमकी के कारण अजातशत्रु ने राजगीर की घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उसके जीवन काल में आक्रमण नहीं हुआ। मतलब लिच्छवी भी ऐसा कमजोर नहीं था। ऐसा नहीं है कि मगध ने लिच्छवी को हरा दिया तो लिच्छवी कमजोर था, नहीं, लिच्छवी कमजोर नहीं था। सोचो 16 साल लगे लिच्छवी को हराने में, लिच्छवी साम्राज्य को हराने में मगध को 16 साल लगे, तो लिच्छवी भी इतना कमजोर नहीं था। और इस लिच्छवी के डर से जो मगध साम्राज्य का शासक था उसने अपनी राजगीर जो राजधानी थी उस साम्राज्य के चारों तरफ दीवार भी बनाई, क्योंकि मगध भी थोड़ा डरता था इन लिच्छवी राजाओं से कि कहीं ये अटैक करके हमें हमारी राजधानी को खत्म ना कर दे। तो इसकी रक्षा के कारण राजगीर के आसपास एक दीवार बनाई गई। उस दीवार के अवशेष आज भी अपने को मिलते हैं। मतलब लिच्छवी भी इतना कमजोर नहीं था। हाँ, यूं है कि इतने सालों में वो हार गए थे पर इतना कमजोर नहीं था, राइट। समझे फ्रेंड्स। इस धमकी के कारण उनके जीवन में आक्रमण कभी, लेकिन लिच्छवी ने उनको आक्रमण करने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने कभी राजगीर पर अटैक नहीं किया। लेकिन मगध डर गए थे कि कहीं लिच्छवी अगर अटैक कर देगा तो हमारी पूरी राजधानी को ही नष्ट कर देगा। तो इस कारण से उन्होंने राजगीर की चारों ओर क्या बना दी, एक दीवार बना दी, राइट। अजातशत्रु के बाद उदयन आया। सबसे पहले कौन आया, बिंबिसार आया। बिंबिसार के बाद कौन आया, अजातशत्रु आया। अजातशत्रु के बाद कौन आया, उदयन आया। ये जो लुसेंट बुक है उसमें अच्छे से दिया हुआ है क्रम, ये लुसेंट बुक है उसमें ये क्रम अच्छे से दिया हुआ है। तो आप यहां पर केवल समझने का प्रयास करो, बाकी जो नोट्स के रूप में ये सब चीजें मैं आपको लुसेंट में अच्छे से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां पर तो केवल आपको समझना है बस कि क्यों मगध इतना एक्सपांशन हो रहा था, क्यों मगध ने इतना एक्सपांशन किया, वो समझना है। बाकी नोट्स तो है वो मैं आपको लुसेंट बुक में अच्छे से पढ़ा दूंगा, है ना। कहा जाता है कि उनका शासनकाल महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किले का निर्माण किया। मतलब जो उदयन है उन्होंने जो पटना के नीचे गंगा और जो यमुना का संगम है, सोन नदी का संगम, गंगा नदी और सोन नदी का जो संगम है वहां पर एक किला बनाया था। यह इसलिए किया गया था क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो इस समय तक उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ी तक फैला हुआ था। पटना की स्थिति जैसा कि बाद में उल्लेख है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। जो बिंबिसार के बाद कौन आया था, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद आया उदयन। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की।
किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र की। और ये पाटलिपुत्र क्या है? यही तो पटना है, यही तो पटना है। एक क्वेश्चन आता है, पाटलिपुत्र का उदय किसने किया था? तो उदयीन ने किया था। ये क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयीन ने, और पाटलिपुत्र क्या है? वही तो पटना है। तो यही बात कह रहे हैं, उस समय पटना जो है, पाटलिपुत्र तो इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि आप देखना, जो राजगीर राजधानी है ना, उस राजगीर राजधानी से राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरण कर दी जाएगी। मतलब पहले उनकी राजधानी क्या थी? पहले उनकी राजधानी राजगीर थी, लेकिन अब धीरे धीरे आगे जाकर पाटलिपुत्र उनकी राजधानी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, अभी मैंने आपको बताया, लिच्छवी के डर से उन्होंने राजगीर के चारों तरफ दीवार बना दी। यानी उनको डर लगने लगा कि कोई हमारी राजगीर राजधानी पर अटैक करेगा लिच्छवी, और उसे नष्ट कर देगा राजधानी को। तो इस डर से जो आगे आने वाला राजा था उदयीन, उन्होंने अपनी राजधानी को ही परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में राजधानी बना दिया। राइट। और पाटलिपुत्र जो ऐसी लोकेशन पे स्थित था जिसे उत्तर दक्षिण में जाया जा सकता था। राइट। उदयीन के बाद शिशुनाग वंश आया। ये तो हर्यक वंश था। ये कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। फिर उसके बाद आया शिशुनाग वंश। राइट। तो हर्यक वंश में अपने कौन से 3 राजा पढ़े? एक तो पढ़ा बिंबिसार, एक अपन ने पढ़ा बिंबिसार। राइट। और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? अजातशत्रु। दूसरा अपन ने पढ़ा अजातशत्रु और तीसरा पढ़ा उदयीन। ये 3 राजा याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। राइट। फिर आया शिशुनाग वंश, जिसने अस्थायी तौर पर अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दी। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी बनाई वैशाली को। किसको बनाई? वैशाली को। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अवंती की राजधानी उज्जैन का विनाश किया। यानी इन्होंने क्या किया? अवंती का विनाश किया था। जो हर्यक वंश नहीं कर पाए थे ना, जो अजातशत्रु नहीं कर पाया था, जो उदयीन नहीं कर पाया था, तो वो जो काम है वो शिशुनाग वंश के शासकों ने किया और अवंती का विनाश किया। इससे मगध और अवंती के बीच में 100 वर्ष पुरानी शत्रुता समाप्त हो गई। इसके बाद अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और यह मौर्य शासन के अंत तक बना रहा। मतलब शिशुनाग वंश के शासकों ने जो अवंती जो था, जो मध्य प्रदेश में था, जिसकी राजधानी थी उज्जैन, उसको जो है उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला दिया और 100 वर्षों तक वो मगध साम्राज्य के साथ ही, मौर्य वंश के अंत तक मगध साम्राज्य के साथ ही क्या हुआ? मिला रहा। राइट। इन्होंने अपनी राजधानी भी क्या कर दी? चेंज कर दी। पहले राजधानी क्या थी? राजगीर थी। उससे राजधानी क्या बन गई? अब वैशाली बन गई। राइट फ्रेंड्स। शिशुनाग के बाद नंदवंश आया। उसके बाद आया नंदवंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया? नंदवंश आया। ये वंश है, ये याद रखना। मौर्य वंश के पहले याद रखो 3 वंश। एक मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश से पहले याद रखो 3 वंश। याद रखने का सिंपल तरीका बता रहा हूं। मौर्य वंश से पहले याद रखो 3 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश। मौर्य वंश के बाद भी याद रखो 3 वंश, जो ब्राह्मण वंश है, शुंग, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन। बस ये सिंपल सी चीज याद रखो। मौर्यों के पहले 3, मौर्यों के बाद 3। पहले 3 कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश। बाद में कौन से? शुंग, कण्व और सातवाहन। ये 3 वंश, और ये तीनों ब्राह्मण साम्राज्य है। और ये मगध पर मौर्यों के बाद और ये मौर्यों के पहले। ये याद रखो, सिंपल चीज। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना। मैं लुसेंट में आपको पढ़ाऊंगा तब ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, कौन सा क्रम है, ये अभी इस बुक में ऐसा समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रम क्या है, कौन सा किसका राजा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तो अपने को समझना है, अपने को मेंस के रूप में समझना है। अभी अपन मेंस के रूप में समझ रहे हैं, है ना। समझना इंपॉर्टेंट है अभी। बाकी याद तो मैं आपको लुसेंट से करा दूंगा, कौन सा वंश पहले आया, किसमें कौन सा राजा इंपॉर्टेंट है, किस राजा ने क्या क्या किया था, ये सब लुसेंट में बुक में याद हो जाएगा आराम से। लेकिन जब आप समझ जाओगे तब याद होगा, वो भी डायरेक्ट याद नहीं होगा। राइट। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आए, जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। ये जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए मगध के। इनके पास इतनी बड़ी ताकत थी कि अलेक्जेंडर, जिसने उस समय पंजाब पर आक्रमण किया था, उसने पूर्व की तरफ आने की हिम्मत नहीं की थी। मतलब नंद वंश जिस समय अपने भारत में था, उस समय अलेक्जेंडर की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने भारत में आक्रमण करे। राइट फ्रेंड्स।
तो नंद वंश के शासक इतने ताकतवर थे कि अलेक्जेंडर जो था उस समय, है ना, जो पश्चिमी जो एशिया में उसने यानी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था अलेक्जेंडर, उस समय में अलेक्जेंडर की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब को पार करके भारत के पूर्व की तरफ आए। उस समय नंद वंश का इतना राजा जो थे, इतना खौफ था, इतना नंद वंश के जो राजा थे इतने ताकतवर थे। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि नंद वंश का शासक कितना बलशाली शक्तिशाली शासक थे। नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध की शक्ति बढ़ाई, जहां से वे विजय पतक के रूप में जिना की मूर्ति लाए। मतलब नंदों ने कलिंग पर भी आक्रमण किया। जो नंद थे, नंद वंश के शासकों ने, एक तो आक्रमण अशोक ने किया था कलिंग पर, एक उससे पहले भी नंद वंश के शासकों ने कलिंग पर आक्रमण किया, और वहां पर जो जिन की मूर्ति थी, जिन्ना की मूर्ति, उस मूर्ति को वो अपनी विजय के साक्ष्य के रूप में मगध में लेकर आए। राइट, समझे दोस्तों? यह सब महापदानंद के शासनकाल में हुआ। तो नंद वंश का जो एक राजा था, उनका नाम यहां दिया हुआ है महापदानंद। महापदानंद, ये नंद वंश का शासक है महापदानंद, शक्तिशाली शासक है। उसके समय में यह हुआ था। इस शासक ने एक राट होने का दावा किया, अर्थात एकमात्र ऐसा संप्रभुत्व संपन्न जिसने अन्य सभी शासकों का विनाश कर दिया। प्रतीत होता है कि उन्होंने कलिंग ही नहीं, कौशल पर भी कब्जा कर लिया। यानी कुल मिलाकर यह है कि जो नंद वंश का जो शासक है महापदानंद, वो अपने आप को क्या कहता है? वो अपने आप को एक राट कहता है। क्या कहता है? एक राट। एक राट मतलब होता है एक ऐसा शासक, एक ऐसा राजा जिसने सारे राजा को हरा दिया और उसके जैसा प्रतापी राजा कोई नहीं हो। वो कहता है महापदानंद अपने आप को इस नाम से संबोधित करता है। समझे दोस्तों? तो ये है नंद वंश की ताकत। राइट, और इस नंद वंश के जो शासक है महापदानंद, उन्होंने कौशल को, कलिंग को, सारे को अपने अंदर जो है वो मिला लिया। नंद बहुत धनाढ्य और शक्तिशाली थे। धनाढ्य मतलब नंद वंश के शासकों के पास बहुत धन था, बहुत शक्तिशाली थे वो, तभी तो ऐसा कर पाए। अगर उनके पास धन नहीं होता तो वो इतनी बड़ी सेना कहां से लाते? अगर वो शक्तिशाली नहीं होते तो दूसरे राज्यों को कैसे जीतते? तो इसका मतलब उनके पास धन भी बहुत था और उनके पास शक्ति भी बहुत थी, और इसी धन और इसी शक्ति के बल पर उन्होंने सभी चीजों को क्या कर दिया? जीत लिया। कहा जाता है कि उनके पास 2 लाख सैनिक, 60,000 घुड़सवार सेना और 3 से 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। मतलब सोचो, 2 लाख सैनिक, सोच के देखो, 2 लाख सैनिक, 60,000 घोड़े, 3 से 6,000 हाथी, प्रशिक्षित हाथी, नॉर्मल हाथी नहीं, प्रशिक्षित, ट्रेन हाथी, ये चीजें उनके पास थी, है ना। अब इनमें भी कुछ लोग कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अतिशयोक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 2 लाख सैनिक कैसे हो सकते हैं? इतनी समय तो प्रजा ही नहीं थी, इतने तो लोग ही नहीं थे उस समय, 2 लाख। तो ये 2 लाख सेना में लोग कैसे हो सकते हैं? 60,000 इतने कैसे हो सकते हैं? तो इसमें कुछ लोग कहते हैं अतिशयोक्ति है, लेकिन ये भली मान लेते हैं हम अतिशयोक्ति है, भली इनको बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, लेकिन अपन इससे ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि उस समय उनकी सेना में बहुत जने थे, उनके पास घुड़सवार बहुत अच्छे थे, उनके पास हाथी बहुत अच्छे थे। हम इन नंबर पर नहीं जाते, एक थोड़ी सी देर के लिए हम इन नंबर को छोड़ देते हैं, मगर इन नंबरों से अपन ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी। ये अंदाजा तो अपन इसी बात से लगा सकते हैं कि उन आसपास के सभी जो क्षेत्र राज्य हैं वो उनसे हार रहे हैं। इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि मगध कितना ताकतवर होगा, है ना। तो मान लिया कि इनमें अतिशयोक्ति है, फिर भी ये बात तो सच है कि उनके पास जो सेना है वो तो बड़ी रही होगी, भले इतनी नहीं रही होगी पर बड़ी तो रही होगी, दूसरे के कंपैरिजन में तो उस समय बड़ी रही होगी। ये तो बात अपन मानने पड़ेगा, है ना। ये बात तो अपने को माननी पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, ऐसी विशाल सेना का गठन किसी प्रभावी कर प्रणाली के माध्यम से ही संभव होगा। अब इतनी बड़ी विशाल सेना कैसे रखोगे? जब आपके पास टैक्स अच्छा होगा, है ना, जब आपके पास धन होगा, जब आपके पास संपत्ति होगी। और उस समय धन और संपत्ति प्राप्त करने का राजा के पास कौन सा माध्यम था? केवल टैक्स। यानी अगर राजा टैक्स अच्छा वसूल करेगा तभी तो उसके पास इतनी अच्छा धन होगा कि वो इतनी बड़ी सेना रखे। और लोग बाग टैक्स कब देंगे इतना ज्यादा? जब वो कृषि कार्य अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर सभी चीजें क्या एक दूसरे से लिंक है।
अगर उस समय कृषि कार्य अच्छा होगा तो अनाज ज्यादा होगा, अनाज ज्यादा होगा तो वो टैक्स अनाज के रूप में ज्यादा देंगे, अगर वो टैक्स ज्यादा होगा तो राजा को भी सेना बड़ी रखने में मददगार होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो अपन पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे कि मगध भी ऐसा क्यों था कि उस समय इतना फला फूला, दूसरे क्यों नहीं थे। तो इसके ऊपर बहुत सारे कारण पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक कारण होगा, राजा का कारण होगा, हथियारों का कारण होगा, लोहे का योगदान होगा, सबका योगदान होगा। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसका जस्ट अगले वाला टॉपिक ही इस बारे में ही है कि मगध क्यों सफल हुआ। राइट। जाहिर है कि इसी सोच विचार के कारण अलेक्जेंडर को नंदों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई होगी। यानी जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण करना चाहा और तब उसने अलेक्जेंडर ने अपने पूरब की तरफ देखा भारत में, तो उसने देखा कि वहां पर तो नंद वंश के शासक है और नंद वंश के शासकों की सेना के पास तो 2 लाख सैनिक हैं, 60,000 घोड़े हैं। आप सोच के आश्चर्य होंगे कि नंद वंश के जो शासक थे वो प्रशिक्षित हाथी रखते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3,000 से 6,000 हाथी रखते थे। और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जो अलेक्जेंडर की सेना थी उनके पास तो केवल घोड़े थे। माना कि उनके पास अच्छे घोड़े थे, लेकिन उन्हें हाथी का ज्ञान नहीं था। पता है, जब अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करना सोच रहा था तब उसकी सेना ने क्या बोला था अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर की सेना ने अलेक्जेंडर को बोला कि जो भारत के जो पूर्व के देश की तरफ जो लोग रहते हैं ना, मतलब उन्होंने नंद वंश के शासकों की तरफ इशारा किया। उन्होंने बोला कि वहां जो राजा रहते हैं नंद वंश के राजा, उनके पास तो एक ऐसा जानवर है जिसके एक लंबी सूंड है, बड़ा उनका शरीर है। वो हाथी की बात कर रहे थे, मतलब वो हाथी को देखा ही नहीं था उन्होंने। पहली बार उन्होंने इस बात का जिक्र सुना, उस बात को देखा उन्होंने, अलेक्जेंडर की सेना ने, कि नंदों की सेना के पास तो एक बड़ा जानवर है और उस जानवर इतना शक्तिशाली है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे सामने कोई भी हो वो सबको नष्ट कर देता है। तो इस चीज से वो डर गए, उसकी जो अलेक्जेंडर की सेना है वो डर गई, अलेक्जेंडर स्वयं डर गया कि ऐसा बड़ा जानवर तो हमारे पास भी नहीं है। इसलिए उसने जो है वो भारत पर आक्रमण करना गलत समझा, मतलब उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। किसके कारण नहीं किया, इस नंदों की सेना के कारण ही नहीं किया, है ना। देखो पश्चिमी एशिया वाले लोगों को क्या पता था हाथी क्या होता है ना। उनके पास तो घोड़े अच्छे थे, ये माना, ये बात सही है कि उनके पास घोड़े अच्छे थे, पर जब उन्होंने देखा अपने तो 4 घोड़े मिला और उधर एक हाथी अकेला, यानी अपने 5 घोड़े, अलेक्जेंडर ने सोचा कि अपने 5 घोड़े युद्ध करने जाएंगे और उधर से अकेला एक हाथी आएगा तो भी वो हाथी हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। तब उन्होंने जो युद्ध करने के निर्णय जे छोड़ दिया, मतलब उन्होंने युद्ध नहीं किया भारत की धरती पर, नंद वंश के शासकों पर उन्होंने युद्ध नहीं किया। बाद में नंद कमजोर और अलोकप्रिय साबित हुआ। मगध में उसके शासन में मौर्य साम्राज्य ने उखाड़ फेंका, जिसके शासनकाल में मगध साम्राज्य गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो नंद वंश के शासक है उनकी जो शक्तिशाली यानी जो नंद वंश के जो शक्तिशाली शासक थे उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। होता है ना, जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बौद्ध धर्म जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो उसका प्रभाव ज्यादा था, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा। वैसे ही नंद वंश के जो शासक थे शुरू में तो शक्तिशाली थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्तिशाली जो था वो कम होने लगा। और फिर मौर्य आए और इन मौर्यों ने इन नंदों को हरा दिया और उस मगध पर अपना साम्राज्य फैलाया और वह मौर्य वंश के रूप में या मौर्य साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सिंपल सा फ्रेंड, समझ में आया। ये अपन ने क्या पढ़ा पता है, ये अपन ने पढ़ा कि मगध साम्राज्य पर कौन कौन से वंश थे। राइट, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। मगध भी तो क्या था, एक महाजनपद था, बताया ना मैंने, 16 जनपद थी, 16 महाजनपद थी। जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उसमें लिखा हुआ है कि उस समय भारत में 16 महाजनपद थी, उस 16 महाजनपद में एक मगध भी थी। और मगध जो है वो फिर क्या बन गया, साम्राज्य बन गया। और कौन कौन से मगध में वंश आए उसके बारे में हमने यहां पर पढ़ा। राइट, और कैसे उन्होंने अपना एक्सपांशन जो है वो अपने आसपास के क्षेत्रों में किया, उसके बारे में भी मैंने आपको इसमें पढ़ाया। राइट फ्रेंड्स,
अब इससे अगला पॉइंट दिया हुआ है जो मैंने आपको कहा था कि मगध की सफलता के कारण, यानी ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मगध के पास चीज थी, ऐसी क्या मगध के पास फॉर्मूला था, ऐसा क्या फॉर्मूला था मगध के पास कि वो ही इतना जो है फैला। मतलब अवंती भी तो फैल सकता था, यानी जो दूसरे अंग साम्राज्य भी तो फैल सकता था, कंबोज भी फैल सकता था, गांधार भी फैल सकता था। वो क्यों नहीं इतने अपने साम्राज्य उन्होंने एक्सपेंशन किया? मगध ही क्यों? मगध ही क्यों हमेशा आक्रमण करता और हमेशा विजय हो जाता? ऐसा क्या था मगध के पास? तो वो जो है अपन इस बिंदु में पढ़ेंगे। ऐसा क्या था मगध के पास? एक चीज नहीं थी मगध के पास, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उसको हमेशा विजय बनाती थी। तो ऐसी क्या चीजें थी वो अपन इस बिंदु में पढ़ेंगे। राइट। मौर्यों के उत्थान से पहले, मतलब मैंने भी आपको बताया, सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, है ना। तो इस वंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश आया। तो मौर्यों के उदय के उत्थान से पहले, मतलब ये वाली बात हो रही है, 2 शताब्दियों के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार इसी अवधि के ईरानी साम्राज्य के विस्तार के समान है। जैसे ईरानी साम्राज्य ने विस्तार किया था वैसे ही यहां पर मगध साम्राज्य ने विस्तार किया। इस अवधि के दौरान भारत में सबसे बड़े राज्य का गठन बिंबिसार, अजातशत्रु और महापदानंद जैसे कई उद्यमी और महत्वाकांक्षी शासकों ने किया। मतलब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मगध साम्राज्य का एक्सपांशन जो सबसे ज्यादा बिंबिसार के समय में, राइट, अजातशत्रु के समय में और महापदानंद के समय में हुआ था। राइट। तो पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण हो गया महत्वाकांक्षी शासक। पहला कारण क्या हो गया? अपन पढ़ रहे हैं ना, क्या कारण थे? उन कारणों में जो पहला कारण हो गया वो है महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी शासक मतलब बिना, अब देखो महत्वाकांक्षी शासक मतलब क्या हुआ? अब आप जैसे आज के कंपैरिजन में देखो, अगर अपने पास अच्छा पीएम नहीं होगा, यानी भारत के पास अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, अगर भारत के पास अच्छे राष्ट्रपति नहीं होंगे, अच्छे मंत्री नहीं होंगे, तो क्या भारत अपने विकास की तरफ बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो इनका भी उतना ही रोल है ना। तो एक कारण वो भी था कि मगध जो साम्राज्य इतना फला फूला, उसका एक कारण था महत्वाकांक्षी शासक। उसके शासक जो थे वो प्रतापी थे, वो शक्तिशाली थे, वो योग्य थे, तो वो महत्वाकांक्षी थे। इस कारण से जो मगध साम्राज्य वो इतना फैला। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार और राज्यों के मजबूत करने के लिए उचित अनुचित हर तरीके की अपनी शक्ति और साधनों का इस्तेमाल किया। इन्होंने जो है महत्वाकांक्षी शासकों ने हर वो तत्व का इस्तेमाल किया जो उसके साम्राज्य को मजबूत बनाए। हालांकि मगध के विस्तार का एकमात्र कारण यही नहीं था। मतलब मैंने कहा ये एकमात्र कारण नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। मगध साम्राज्य की सफलता के बहुत सारे कारण हैं। उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये है। ये एकमात्र कारण नहीं है, ये एक कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण आएंगे, ऐसे मैं कारणों की लिस्ट बताऊंगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसमें एकमात्र कारण ये नहीं है, ये एक कारण है। राइट, समझे दोस्तों? कुछ अन्य कारण भी थे। लोह युग, अब दूसरा कारण आया लोह युग। ये भी कारण है, सोचना दोस्तों, लोह युग भी कारण है एक। लोह काल में मगध का एक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का इलाका था, क्योंकि प्रचुर मात्रा में लोह खदान मगध में की सबसे प्राचीन राजधानी राजगिरी के बहुत दूर स्थित नहीं थी। लोह युग की खाने, इसको लिख सकते हैं लोह युग की खाने। अब देखो मगध क्यों जीता? मगध हमेशा आक्रमण करता, वो जीता क्यों? कि उसके पास सेना थी। अब सेना के पास ऐसी क्या चीज थी? सेना के पास थे हथियार, और वो हथियार किससे बने हुए थे? वो बने हुए थे लोहे के। अब इतना लोहा उनके पास कहां से आएगा? इतना लोहा मगध साम्राज्य के पास आया लोहे की खानों से। आज भी आप देखो बिहार में, झारखंड में, यूपी में आपको लोहे की खानें मिलेगी। तो उस समय में जो है मगध साम्राज्य के अंदर जो उनकी राजधानी थी राजगीर, उस राजगीर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लोहे की खानें थी, और इसी लोहे की खानों से वो लोहा प्राप्त करते थे, और उसी लोहे से उन्होंने हथियार भी बनाए ताकि युद्ध को जीत सके, और औजार भी बनाए
ताकि वो कृषि कार्यों को ज्यादा कर सके। मतलब उन्होंने दोनों यूज किया। उन्होंने हथियार भी बनाए ताकि युद्ध को जीत सके, उन्होंने औजार भी बनाए ताकि वो कृषि कार्य को और एक्सपांशन कर सके। कृषि कार्य एक्सपांशन होगा तो ज्यादा अनाज होगा, ज्यादा अनाज होगा तो राजा को ज्यादा टैक्स के रूप में अनाज मिलेगा, ज्यादा अनाज मिलेगा टैक्स के रूप में तो राजा बड़ी सेना रखेगा, और राजा बड़ी सेना रखेगा तो अपने राज्य का एक्सपांशन और ज्यादा करेगा। मतलब लौह युग ने भी जो है मगध साम्राज्य की सफलता में क्या किया, योगदान दिया। समझे दोस्तों कैसे लौह युग ने मददगार की, हथियार के रूप में भी की और औजार के रूप में भी की। पड़ोस में ही पर्याप्त लौह अयस्क की सरल उपलब्धता ने मगध के राजकुमारों को उपलब्ध हथियारों से लैस होने में सक्षम बनाया जो उनके प्रतिद्वंदियों को आसानी से उपलब्ध नहीं थे। मतलब इनके जो प्रतिद्वंदी थे, मतलब जो अवंती था, जो काशी था, जो अंग था, जो कौशल था, जो गांधार था, जो कंबोज था, उनके पास इतने लोहे की खदानें नहीं थी। इस कारण से वो उनको हथियार और जो औजार है वो इतने अच्छे उपलब्ध नहीं थे जो उपलब्ध था मगध साम्राज्य के शासकों के पास इन लोहे की खदानों के कारण थी। राइट। लोहे के खान पूर्वी मध्य प्रदेश में भी स्थित हैं। वे अवंती और उनकी राजधानी उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं थे। ईसा पूर्व 500 में उज्जैन में लोहे को पिघलाना और ढाला जाता था और संभवतः लोहारों ने अच्छे हथियारों का निर्माण किया था। इस वजह से उत्तर भारत में अवध मगध के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती अवंती थी और उज्जैन को अपने अधीन करने में मगध को लगभग 100 वर्ष लगे। देखो मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था, देखो यही बताया था। मैं आपको फिर से पहले लेके चलता हूं, कैसे चीजें कनेक्ट हो रही वो मैं आपको बताता हूं। इसलिए मैंने कहा था ये चीजों को हमेशा सीक्वेंस से पढ़ो। ये बताया था मैंने, देखो मैंने क्या बताया था, अजात शत्रु सबको जीत रहा है। अजात शत्रु ने कौशल को भी जीत लिया, काशी को भी जीत लिया, सबको जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर उसकी कौन थी, लिच्छवी नहीं थी, लिच्छवी भी टक्कर थी, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर थी उज्जैन जो अवंती था वो। ये भी देखो मैंने इसके आसपास ही बताया था, अवंती के बारे में बताया था मैंने, अवंती उज्जैन। ये देखो बताया नहीं मैंने, ये मगध था, मगध ने सबको हराया, लेकिन उज्जैन जो था, मैंने बताया ना आपको, उज्जैन यानी अवंती के शासक और मगध के शासक और अवंती के शासक, इन दोनों के बीच में बड़ी शत्रुता थी। दोनों ने लंबे समय तक युद्ध किया। जब न तो मगध जीता न अवंती जीता तो दोनों ने समझौता भी किया था, मैंने बताया था आपको पहले। जब दोनों ने समझौता कर लिया तो फिर मगध ने एक राजवेद जीवक को भी भेजा अवंती के राजा की, जब पीलिया रोग से वो ग्रसित हो गया था, बताया ना मैंने। यानी कि इन दोनों के बीच में इतनी शत्रुता क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि मगध अवंती को नहीं हरा सका। मगध सबको हरा रहा है तो अवंती को क्यों नहीं हरा सका, तो वो एक कारण यहां दिया हुआ है। वो कारण जो है यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मगध साम्राज्य था उनके पास लोहे के भंडार थे, लोहे की खाने थी, ऐसी खाने उस समय थोड़ी बहुत अवंती के पास भी थी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी ना, उनके पास भी ऐसी थोड़ी बहुत खाने जो थी उपलब्ध थी, और इन्हीं खानों की से जो लोहा प्राप्त होता था अवंती के शासकों को, उन खानों के लोहे से वो औजार और हथियार बनाते थे। इसी कारण से जो मगध है वो अवंती को इतनी आसानी से नहीं हरा सका। अवंती को हराने के लिए मगध को 100 साल लगे। कितने? 100 साल। पूरी तरह से अवंती को हराने में मगध को 100 साल लगे। तो उसमें क्यों लगे 100 साल? क्योंकि उनके पास था लोहा, यानी अवंती के शासकों के पास भी लोहा था। इस कारण से वो उन्हें हराने में थोड़ा समय उनको लगा। राइट। यानी कि लोहे की खानों ने कैसे मगध की सफलता में योगदान हासिल किया या दिया, तो वो हमने यहां पर पढ़ा। और क्या क्या कारण थे देखो। मगध को कुछ अन्य सुविधाएं भी थी। मगध की दोनों राजधानी राजगीर तथा पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी। तीसरा कारण था उनकी राजधानियों की लोकेशन। राजधानियों की लोकेशन मैंने आपको अभी बताया था। जो राजगीर था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन 5 पहाड़ियों से घिरे होने के बाद भी उन्होंने यहां पत्थर की दीवार बना रखी थी इसके बीच में गैप में। अब सोचो, जो राजधानी पहाड़ों से घिरा हुआ है और साथ में पत्थर की दीवारें बना रखी है, तो उसको कोई दूसरा अगर उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो क्या इन चीजों को तोड़ पाएगा? वो इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ पाएगा।
मतलब राजगीर ज्यादा सुरक्षित है ना। राजगीर की लोकेशन ही ऐसी है कि वो ज्यादा सुरक्षित है, और इस कारण से भी जो है राजधानी, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रही और वो अपने साम्राज्य को एक्सपांशन करने में विजयी हुई। और इसके अलावा पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। पटना ये कहां पर स्थित था? ये स्थित था नदियों के संगम पर। नदियों का संगम मतलब अगर आपको अटैक करना है पाटलिपुत्र पर तो आपको नदियां पार करनी पड़ेगी, और नदियां पार करना इतनी बड़ी सेना के साथ इतना आसान नहीं था उस समय में। आज तो चलो अपने पास इंडियन नेवी है ना, तो उस समय इतनी अच्छी नेवी नहीं हुआ करती थी कि वो नदियों को पार करके पाटलिपुत्र पर हमला कर दे। इसलिए भी जो है राजधानी ज्यादा सुरक्षित थी, और राजधानी अगर किसी राज्य की ज्यादा सुरक्षित रहती है तो वो राज्य भी ज्यादा ताकतवर होता है। आप देखना दिल्ली अपने भारत की राजधानी है, सबसे मेन फोकस दिल्ली पर होता है। दिल्ली जितनी सुरक्षित है तो इसका मतलब भारत सुरक्षित है। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो भारत को आप सुरक्षित कैसे मान सकते हो? तो उस समय में वैसा ही था। पाटलिपुत्र और जो राजगीर था वो सबसे सुरक्षित राजधानियों में गिना जाता था। तो तीसरा कारण क्या हो गया? राजधानियों का सुरक्षित होना, राइट। राजगीर 5 पहाड़ियों के एक समूह से घिरा हुआ था। लिया जाए इन दिनों यह अवैध था जब तोपें नहीं थी और किलों को नष्ट करना आसान नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मगध राजकुमारों ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, जिसने चारों तरफ से आगमन वाले निर्णायक स्थानों पर कब्जा कर लिया। सिंपल सी चीज है, पाटलिपुत्र में जो भी रास्ते आते थे, यानी जो भी रास्ता पाटलिपुत्र पर जाता था, उन रास्तों पर भी किसने कब्जा कर लिया? मगध साम्राज्य ने कब्जा कर लिया। अगर सारे रास्ते मगध साम्राज्य के अंडर आते हैं तो कोई शत्रु पाटलिपुत्र तक कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पाटलिपुत्र राजधानी क्या हो गई? सुरक्षित हो गई। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक तथा सोन के संगम पर स्थित था, और चौथी नदी घाघरा पाटलिपुत्र के पास गंगा में मिलती थी। अभी मैंने बताया नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित था, है ना। तो वही चीजें हो गई। तो तीसरा कारण क्या हो गया? द लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ मगध साम्राज्य। 3 कारण पढ़ लिए। पहला तो शासक भी महत्वाकांक्षी शासक थे, दूसरा लोहे की खदानें उन्होंने कैसे योगदान दिया, और तीसरा राजधानियों का लोकेशन। चौथा पॉइंट यहीं पर पढ़ लेते ताकि क्या साथ साथ में पॉइंट रहे। औद्योगिक काल से पहले जब संचार मुश्किल था, सेना नदियों के रास्ते उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की में जा सकती थी। इसके अलावा पटना की स्थिति वास्तव में अच्छी थी क्योंकि यह नदियों से घिरा हुआ था, जबकि गंगा और सोन इसे उत्तर और पश्चिम में और पुनपुन दक्षिण और पूर्वी भाग से घेरा रखा था। इसलिए पाटलिपुत्र वास्तविक जल किला या जल दुर्ग था। चौथा कारण हो गया जल दुर्ग के रूप में। जल दुर्ग मतलब पहले क्या था, अगर ट्रांसपोर्ट की जो चीजें होती थी, जब संचार का पहले तो कोई टेलीफोन होता नहीं था, मोबाइल नहीं होता था, है ना, ये गाड़ियां भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उस समय जो संचार का सबसे जो बेस्ट माध्यम माना जाता था वो माना जाता था जल मार्ग। क्या माना जाता था? जल मार्ग। संचार का सबसे बेस्ट मार्ग माना जाता था जल मार्ग। और अभी अपन ने पढ़ा है पाटलिपुत्र के पास कितनी सारी नदियां थी? गंगा, गंडक, घाघरा, सोन, ये सारी नदियां पाटलिपुत्र के पास थी, है ना, पाटलिपुत्र के आसपास थी। तो इन नदियों के माध्यम से संचार सुविधा क्या थी? आसान थी। जो सामान होता था, जो प्रोडक्शन होता था, जो चाहे अनाज का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी कारीगरी का प्रोडक्शन हो, चाहे शिल्पकार का प्रोडक्शन हो, वो जो है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। और व्यापारी भी अच्छा खासा धन कमाते थे उस समय, तो इसके कारण उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। अगर व्यापारी को अच्छा पैसा मिलता था तो राजा को भी टैक्स के रूप में अच्छा पैसा मिलता था। तो कुल मिलाकर इन नदियों ने कैसे जो है उनके साम्राज्य को ताकतवर बनाया और मगध साम्राज्य को सफल बनाया, ये इसमें बताया है, राइट। तो चौथा कारण क्या हो गया? संचार मार्ग के रूप में नदियों का यूज किया जाना, ये हो गया चौथा कारण, राइट। मगध मध्य गंगा के मैदानों के बीच स्थित था। गंगा इसके परिवहन और कृषि दोनों सुविधाएं प्रदान करती थी। पांचवा कारण आप यहां समझ सकते हो कृषि का, क्योंकि परिवहन तो मैंने आपको यह बता दिया, तो कृषि का कारण आप समझ सकते हो। गंगा का जो इलाका है वो क्या है? उपजाऊ मैदान है। गंगा का जो इलाका है वो क्या है? उपजाऊ मैदान है। तो इस उपजाऊपन के कारण जो मगध साम्राज्य में कृषि है वो बहुत ही ज्यादा होती थी। और कृषि ज्यादा होने से क्या होगा? कृषि ज्यादा होने से क्या होगा? किसान ज्यादा अनाज उपज करेंगे, ज्यादा अनाज उपज करेंगे
तो राजा को टैक्स के रूप में अनाज ज़्यादा मिलेगा और टैक्स के रूप में ज़्यादा अनाज मिलेगा तो राजा शक्तिशाली होगा तो सेना भी शक्तिशाली होगी, है ना। वो मैंने बताया ना, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो एक और कारण क्या हो गया, पांचवा, कृषि का ज़्यादा उत्पादन होना इस उपजाऊ क्षेत्र में। क्योंकि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानों में स्थित है, इसलिए नदियों के रास्ते वे वहां पहुंच सकते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पटना के दक्षिणी भाग में पहाड़ पर्याप्त लकड़ी पाई जाती थी। वनस्पति मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में लकड़ी की दीवारों और घरों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार नौकाओं का निर्माण आसानी से किया जाता था। इसने मगध को पूर्व और पश्चिम के साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वनस्पति के रूप में लकड़ी का पाया जाना। छठा कारण क्या हो गया, वनस्पति के रूप में लकड़ी का पाया जाना। अब जो मगध साम्राज्य था उसके आसपास का जो इलाका था वह वनस्पति बहुत अच्छी उत्पन्न होती थी और उससे उनको लकड़ी मिलती थी और उसी लकड़ी से वो बनाते थे जहाज, वो बनाते थे घर, वो बनाते थे महल, वो बनाते थे मकान, वो बनाते थे दीवारें। तो ये जो चीजें वो सारी लकड़ी से होती थी। अगर लकड़ी ज्यादा होगी तो ये चीजें भी अच्छी होगी, है ना। जहाज अच्छे होंगे, घर अच्छे होंगे, महल अच्छे होंगे, मकान अच्छे होंगे, दीवारें बड़ी बड़ी अच्छी होगी। तो इस कारण से लकड़ी ने भी जो है मगध साम्राज्य की सफलता में एक योगदान दिया, राइट। इसी तरह कृषि के लिए अनुकूल वातावरण, छठा सातवां कारण आ गया अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण, तो कृषि के लिए जो अनुकूल वातावरण था उस समय वो मौजूद था, है ना। एक बार जंगल की सफाई हो गई, फिर जलोढ़ मिट्टी बेहद उपजाऊ हो गई। उपजाऊ वाली बात तो मैंने आपको बता दी, ये उपजाऊ गंगा का मैदान। भारी वर्षा के कारण, वर्षा भी एक कारण है, आठवां कारण आप जोड़ सकते हो, वर्षा का कारण, अच्छी वर्षा होती थी वहां। अगर वर्षा अच्छी होगी, अब आप इसको आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो। अब सोचो जो गांधार वाला इलाका है ना, जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है, गांधार, कंबोज, वहां पर इतनी वर्षा होती थी? नहीं होती थी। अगर वर्षा ही नहीं होती थी तो वहां अनाज भी नहीं होता होगा, और अनाज नहीं होता होगा तो वो लिंक वाला मैंने आपको बताया ही था पहले, है ना। तो वर्षा भी वहां पर अच्छी मात्रा में होती थी, तो ये कारण भी एक मगध की सफलता में था। भारी वर्षा के कारण या सिंचाई के बिना भी उत्पादन संभव था। ग्रामीण इलाकों में धान के विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता था, जिसका उल्लेख शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। यह क्षेत्र इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन योग्य था। बताया ना, पश्चिमी क्षेत्र यानी भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र उससे ज्यादा उत्पादन जो है वो मगध में होता था, इस वर्षा, इस उपजाऊ जमीन के कारण, राइट, और लोहे के हथियार के कारण, जिससे उन लोहे के हथियारों से उन्होंने इन जंगलों को काट कर क्या बना दिया, कृषि योग्य जमीन बना दिया, राइट। मगध के राजकुमारों को भी शहरों के उदय तथा धातु के पैसे के इस्तेमाल से लाभ हुआ। बुद्धकालीन पाली ग्रंथों में 20 शहरों का उल्लेख है, यानी बुद्धकालीन जो पाली ग्रंथ है उनमें 20 शहरों का उल्लेख किया गया है जो मगध साम्राज्य में आते हैं। उनमें से ज्यादातर मध्य गंगा के मैदानों में स्थित है। उन्होंने उत्तर पूर्व भारत में व्यापार और वाणिज्य में योगदान दिया। राजकुमार वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाते थे, जिससे ये अपनी सेना के रखरखाव हेतु धन जमा करते थे। मतलब ये है कि जब कृषि अच्छी होगी, जब व्यापार अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली राजा के पास भी पैसा किसी न किसी रूप में वो घूम कर आएगा, टैक्स के रूप में घूम कर आएगा ही आएगा। अगर व्यापार अच्छा होगा, व्यापारी अच्छा पैसा कमाएंगे तो वो टैक्स देंगे राजा को, है ना। तो राजा के पास भी पैसा इकट्ठा होगा, राजा भी सेना रख सकता है। अगर व्यापारी अच्छा नहीं होगा, पैसे ही नहीं कमाएंगे व्यापारी, तो वो कैसे टैक्स देंगे, तो राजा भी कमजोर होगा। तो ये जो सारी चीजें वो क्या करती है, राजा को भी मजबूत करती है ना। मगध ने सैन्य संगठन में एक विशेष मुकाम हासिल किया। यद्यपि भारतीय राज्य घोड़ों तथा रथों के इस्तेमाल से पूर्ण परिचित थे, लेकिन मगध ने पहली बार पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध में बड़ी संख्या में हाथियों का इस्तेमाल किया। ये हाथियों का योगदान मैंने आपको बताया ना पहले, अभी जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था ना, तो उसकी सेना यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि उनके पास ऐसी क्या बड़ा जानवर है कि जो वो सेना में यूज करते हैं, क्योंकि उनको हाथी के बारे में तो पता ही नहीं था। पश्चिमी एशिया के लोग हाथी के बारे में थोड़ी जानते थे। तो उन्होंने देखा ये कौन सा जानवर है, तो वो इससे डर गए हाथी से, और उन्होंने भारत पर हमला करने से मना कर दिया।
तो अलेक्जेंडर ने नंद वंश का जब शासन था उस समय भारत पर हमला करने से इनकार कर दिया या हमला नहीं किया। राइट, तो मगध साम्राज्य की सेना के पास में क्या थे, हाथी थे। और ये हाथी कहां से मिलते थे उनको, पश्चिम बंगाल से, है ना, बिहार से, असम से, वहां से हाथी मिलते थे। देश के पूर्वी भाग से मगध से राजकुमारों को हाथियां आपूरित होते थे। मतलब हाथियों की आपूर्ति उनको कहां से होती थी, पश्चिम बंगाल से, है ना। भारत का जो पूर्वी भाग है आज भी वहां पर हाथी पाए जाते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर, वहां से उनको पूर्ति होती थी। ग्रीक सूत्रों से पता चलता है कि नंदों के पास 6000 हाथी थे, यानी है ना महापदानंद नंद वंश, जो मगध साम्राज्य का जो तीसरा वंश था, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश। तो उस नंद वंश का जो शासक था महापदानंद, उनके पास लगभग 6000 हाथी थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। वे किलों को ध्वस्त करने और जंगलों तथा दलदलों से युक्त सड़क विहीन रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने में हाथियों का इस्तेमाल करते थे। अंततः हम यह भी कह सकते हैं कि मगध समाज में रूढ़ी विरोधी चरित्र के लोग थे। यहाँ किरात और मगध के लोग बसे हुए थे जो रूढ़िवादी ब्राह्मणों की दृष्टि में नीच थे। वैदिक लोगों के आगमन के बावजूद यहाँ प्रजातियों का जो घुलना मिलना हुआ वह काफी अच्छा था। यहाँ वैदिक लोगों का आगमन हाल ही में हुआ था, इसीलिए पहले से वैदिक प्रभावों वाले इलाकों की अपेक्षा मगध में इसके विस्तार का उत्साह अधिक था। इन्हीं कारणों से मगध अन्य राज्यों को पराजित करने और भारत में पहला साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। मतलब जो मगध था वो पहले आर्यों के संपर्क में भी आया और उसने आर्य द्वारा जो यूज किए जाते थे औजार, उनको भी उन्होंने अपनाना शुरू किया। और इस कारण से मगध जो है उस समय में सभी जो जनपद थे, जब भी जो महाजनपद थी, उनमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो सफलता है वो हासिल की। राइट फ्रेंड, सिंपल सा टॉपिक था, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये टॉपिक दिया हुआ था कि मगध जो है वो सफल क्यों हुआ, महत्वाकांक्षी शासक, लोह युग की खदानें, राजधानियों की लोकेशन, जल दुर्ग या फिर संचार के माध्यम के रूप में जलमार्ग का उपयोग, कृषि का उत्पादन उपजाऊ भूमि में, वनस्पति के रूप में लकड़ी का मिलना, अनुकूल वातावरण का होना, अच्छी वर्षा का होना और हाथियों का सेना में योगदान। ये कुछ कारण पॉइंट है, आप इनको याद रख सकते हो या फिर पढ़ के आप अपने सोच सकते हो, है ना। ये कुछ याद करने जैसी चीज नहीं, आप अगर दिमाग लगाओगे तो वैसे ही मगध की सफलता के कारण आप याद कर सकते हो। राइट, तो यहाँ ये लेसन होता है फिनिश्ड, जिसके लास्ट में दिया हुआ है, जैसे हर लेसन में दिया हुआ है कालक्रम, उस कालक्रम को आप थोड़ा सा बस एक रिवीजन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस कालक्रम में जितनी भी चीजें है वो सारी की सारी इस अध्याय में मैंने आपको पढ़ा दी है। राइट फ्रेंड, सिंपल सी चीज थी। इसमें आपने शुरू वाले पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि कौन कौन से जो उस समय महाजनपद और जनपद थे, और सेकंड वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, मतलब ये जो सेकंड वाला पार्ट है, उसमें हमने केवल और केवल मगध साम्राज्य के बारे में विस्तृत से पढ़ा। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी चीज है, केवल आपको सीक्वेंस से पढ़ना है। इसलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया इन वीडियो को बीच बीच में से न देखें, क्योंकि इससे आपके जो सीक्वेंस है वो बिगड़ सकता है। इसलिए इतिहास को समझने का सबसे अच्छा, न केवल इतिहास, कोई भी विषय हो, सबको समझने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है उसको सीक्वेंस से पढ़ना। सीक्वेंस से पढ़ने से आपको चीजें याद कम करनी पड़ती है और समझ में ज्यादा आती है। और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 16।